सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को, तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रेजेंट किया IIT और IIT इन्होंने क्रैक किया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप फुल भी लगा देते और जैनित के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और विनर ऑलरेडी IITian है, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि ये भी आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना, बच्चों को किस तरीके से समझना क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट। तो विरल IIT के बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जैनित अपना सेशन शुरू करें और बच्चों को बताएं कि किस तरीके से आपका IIT का सफ़र रहा, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैनित प्लीज़। बेसिकली स्टार्ट तो मैंने फ्लावर किड से किया था, उसके बाद कोविड आया और कोविड में सर ने हमको पढ़ाया था, तो 1 साल तो सर ने हमको पढ़ाया। उसके बाद मैं 10th में कोटा गया था और कोटा में 10th और 11th तो इतनी अच्छी रही नहीं, 12th में सही से तैयारी हुई और उसके बाद बस ये रिजल्ट आ गया। मतलब मैं ये चाहता हूँ जैनित कि जो कोटा में तैयारी करते हैं बच्चे, 10th के बाद यहाँ से स्पेशली बच्चे चले जाते हैं, तो कहीं ऐसी फीलिंग आती है जैसे फर्स्ट टाइम आपने बैच ज्वाइन किया होगा, तो वहाँ पे ये भी देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा आपसे स्पीड से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और टीचर की जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो अपने में बहुत कम समझ में आ रही है, उसको ज़्यादा समझ में आ रही है। ऐसा कुछ फील किया आपने वहाँ पे? ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो कोटा में तो ऐसा होता है कि उनके लिए बैच अलग हो जाते हैं लास्ट में, और अपन थोड़े पीछे बैच में हो जाते हैं। पर अगर अपन अच्छा स्कोर करेंगे तो अपन भी उस बैच में जाने की मतलब जा सकते हैं। पर मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, मुझे उस बैच में जाने नहीं मिला था, पर जो भी टीचर्स थे उनसे सीखा, उन्होंने जो बोला वो मैं करता रहा और हो गया सही। तो कहीं ऐसी फीलिंग आती है जैनित कि जैसे अपने को डिप्रेशन आता है कई बार, क्या होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है कभी? हाँ, डिप्रेशन ज़रूर आता है। मेरे को 11th में आया था, पर ठीक है वो तो निकल गया। मैं ज़्यादा पढ़ता रहा, जितना पढ़ेंगे उतना निकल जाएंगे वो तो। मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जितना अच्छे से कर्म करेंगे उतनी हाँ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एलन के पेपर्स में जो वहाँ पर जो पेपर्स होते थे, ओके, तो उसमें अगर अच्छा स्कोर आता था तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता था। क्या बात है। खराब आता तो अब मैं चाहूंगा कि जैनित थोड़ा सा डीप में बताएं, जैसे तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा वो जर्नी बताओ मुझे। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने ये सफर किया और यू जस्ट अचीव दिस 992 रैंक ऑल इंडिया इन एडवांस, स्पेशली एडवांस। मेंस में तो बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, लेकिन एडवांस में करना अपने आप में अचीवमेंट है। बेसिकली जिस तरह से मैं पढ़ा था वो मेरे को याद है। मैंने 12th में आके, 11th में तो मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया था, पर 12th में आके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मेरा जीरो हो गया था। और पेपर जिस दिन होता था उसके पहले मैं एकदम चिल होता था, उसके पहले मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। पर जो रनिंग क्लासेस होती थी उसमें जो कॉन्फिडेंस और जोश था मेरा, वो मेरे को आज भी याद है। मैं काफ़ी ज़्यादा जोश में रहता था, और जो होमवर्क कोचिंग इंस्टीट्यूट देते थे वो हर रोज़ कंप्लीट करना, और जो सर कहते थे वो हर रोज़ दिन ब दिन करना, इसकी वजह से ये हुआ है। मतलब कहीं ऐसा फैक्टर भी रहा होगा, जैसे हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, 50 की अपने को एक DPPs मिल गई, उसमें 50 के 50 क्वेश्चन एक दिन में हो जाते थे सारे? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता था। लगभग 4 दिन में से 2 दिन तो ऐसे होते थे जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था। ओके। तो उस टाइम पे मैं उसे उस टाइम पे छोड़ देता था, पर बाद में जब क्लास खत्म हो जाती थी, क्लास में हमारे डिस्कशन होता था जो भी होमवर्क दिया उसका। ओके। पर जब क्लास खत्म हो जाती थी तो मैं उसको जितना जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश करता था। क्लास के पहले पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि टाइम कम मिलता था हमको। तो और कभी ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है, डाउट काउंटर पे गए तो वहाँ 4-5 घंटे वेस्ट हो गए, हाँ, ठीक है, ऐसा कभी हुआ? ऐसा होता है। जितनी जल्दी अपन अपना डाउट क्लियर कर सके उस पर फोकस करो। टीचर्स के सामने जाके अपनी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अपनी दाग जमाना, उससे कोई मतलब नहीं। जितना नोटेड हो सके, अब मतलब थोड़ा मतलब ही होना जरूरी है अगर अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ हमारे कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि वो जो फील करते हैं, मतलब इन बच्चों को भी कुछ प्रिपरेशन करनी है आगे जाके, जैसे आपने किया, विरल ने किया, ठीक है। तो मैं चाहूंगा बच्चे अपना क्वेश्चंस करें। एनीवन? मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप टाइम कैसे मैनेज करते थे इतनी प्रैक्टिस करने के लिए, इतना पढ़ने के लिए? टाइम मैनेज करना तो वो खुद के हाथ में होता है। कोई भी सवाल है उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करना है। मतलब जेई ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें अपन आधा घंटा निकाल लेंगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 4 मिनट में हो जाएंगे। तो कोई भी अगर होमवर्क मिल रहा है तो उसको लेयर्स में करो। पहली लेयर ऐसे रखो कि जो इजी सवाल है उनको पहले कर दो,
उसके बाद दूसरी लेयर में जो टफ लग रहा है उनको बाद में करो, वरना अगर हर एक सवाल करने जाओगे तो फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेयर्स में करो पूरे सवाल, जो क्वेश्चन होते हैं वो। अच्छा ठीक है। और आप किस टाइप की बुक्स या कौन सी क्वेश्चन कुछ बुक्स यूज books करा extra नहीं करते होती थे? थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देते थे वही बुक। अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली बुक अगर आपकी हो गई है तो उसको फिर से रिवाइज करो, उसी में मतलब है। ज़्यादा बुक्स लगाओगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसमें। अच्छा थैंक यू। एनी अदर, कोई और पूछना चाहता है? मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते थे? ये टाइम ही ऐसा है मतलब कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड वगैरह आप क्या मैं करते थे? 10th और 11th पूरा डिस्ट्रैक्टेड ही था, वो 12th में आके कहीं से ज्ञान मिला। सीधा आपका क्वेश्चन है कि कैसे अपन आए, कॉन्सेंट्रेट कैसे? वही मोबाइल वगैरह बहुत मोबाइल तो मेरे पे था ही नहीं, मेरे पे छोटा वाला मोबाइल था, Keypad। कीपैड था। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और जो टीचर्स कह रहे हैं वो कर लिया, तो फिर वो तो अब जैसे कि डिस्ट्रैक्शन तो है, वो खुद पे डिपेंड करता है। जो मेरे कुछ दोस्त थे वो कुछ तो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हुए, और कुछ डिस्ट्रैक्टेड थे तो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड ही है। और दूसरा क्वेश्चन कि मतलब सारी बुक पैरेलल कैसे मैनेज करें? एक बुक पढ़ने जाते दूसरी मतलब ऐसे नहीं, छूट पढ़नी जाती नहीं ना, वगैरह। एक ही पढ़नी है, जो सर बता रहे हैं वही करना है बस। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब सारी पैरेलल नहीं Parallel चलती कैसे है चला? यूं। एक दिन में मतलब कैसे एक पढ़ा? पढ़ते दूसरी रह जाती, मतलब टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा है कि मतलब एक पढ़ दो मैक्सिमम पढ़ सकते, तीन तो बायो तो आती ही नहीं। मतलब क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है या थ्योरी में? मतलब थ्योरी वगैरह मतलब मैनेज मतलब तीनों साथ में मतलब दिन इनका में। एक जैसे एक दिन का शेड्यूल है आपके पास, वो कह रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही दिन में कैसे पढ़ें, वो नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट पहले से ही करके रखो ना, कि इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है, और जितना जल्दी हो सके। टाइम तो 24 घंटे ही है दिन में, ज़्यादा तो थैंक यू। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी अदर हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन प्लीज? मेरा ये क्वेश्चन है कैफे ना कि डीमोटिवेशन बहुत होता है कि दूसरों को देख के वो इतना आगे निकल गए और हम अभी तक बिल्कुल उसी बॉटम पर है जहाँ से स्टार्ट किया था। डिमोटिवेशन मेरे को भी हुआ था जब मेरे दोस्त आगे निकल रहे थे और मैं पढ़ रहा था। उसके लिए एक तो पेरेंट्स से कांटेक्ट करो और एक टीचर से कांटेक्ट करो, वही सही गाइडेंस देंगे। थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन? आपका डेली रूटीन क्या था जब आप 12th में थे? आपका डेली रूटीन क्या था जब आप 12th में थे? मेरा कोई फिक्स डेली रूटीन था नहीं। मेरा जब तक होमवर्क खत्म हो जाता तब तक मैं सो जाता था। कभी मैं 11 बजे, कभी 1 बजे, कभी 10 बजे। तो जब नींद आई तब सो जाओ। नींद का कॉम्प्रोमाइज़ कोई फ़ायदा नहीं करता, नींद तो चाहिए। और पढ़ने में तो बस कोचिंग गए, कोचिंग से आए, पढ़ने बैठे, और थोड़ा खेल भी लेना, मैं भी खेलता था थोड़ा बहुत। पर कुल मिला के जो टाइम मिले उसको यूटिलाइज करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये कहने का मतलब है। और किसी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं आप। आप अपना स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करते थे? मतलब स्ट्रेस कम होना चाहिए ऐसे? स्ट्रेस तो मैं पापा से बात करके या मेरी क्लास टीचर से बात करके मतलब सही करता था। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, या तो अपने पापा से बात करो, ठीक है, कि पापा ऑलरेडी फ्रेंडली नेचर का, ठीक है, और टीचर से बात करो जिससे आप तो जितना आप बात करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपका कम होता है। ये और किसी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, ये टाइम वापस नहीं है। आपका स्टडी आवर और स्लीप आवर कितना था? फिक्स नहीं होता वो मेरा। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा काम दिया है तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो कम काम दिया है तो कम हो जाता था। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता था वो मेरा। पर ये डिवाइडेड था कि मैं, ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स मैं पूरा दिन, मेरी फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगा। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देके वो कंप्लीट कर। यस, और किसी क्वेश्चन पूछना है? यस, पूछिए। आपके स्टडी आवर्स कंसिस्टेंट थे या फिर डिवाइडेड थे? जैसे अब आपने जैसे सब्जेक्ट्स ली तो उन सब्जेक्ट्स को आपने डिवाइड करके रखा था या फिर कोई एक पैरेलल सब्जेक्ट होती थी उसको लेके चलते थे? जैसे मतलब मान लो कि फिजिक्स में अगर ज़्यादा होमवर्क दिया है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देंगे, केमिस्ट्री को हाँ ज़्यादा होमवर्क दिया तो केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देंगे। ऐसा ही कोई पहले से फिक्स नहीं होता कुछ। जैसे वर्कलोड है उसके साथ आपको मैनेज करना है, ठीक है? और कोई? यस। अगर आईआईटी क्रैक करनी है मिनिमम स्टडी आवर कितना होना चाहिए? मिनिमम स्टडी आवर्स तो अपन कुछ नहीं कह सकते। मिनिमम स्कोर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रहे हैं वहाँ से, मतलब ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे, मेरे सामने, आंखों के सामने, लाइब्रेरी में ही रहते थे वो पूरा दिन। पर आईआईटी के लिए तुम्हारा माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है, उसमें ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ गुस्सा ही भरेगा। पर अगर आईआईटी में जाना है तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है और जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में जाना ज़रूरी है।
ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा, वो नीट के लिए बेहतर है। जेई में क्वेश्चन अप्रोच कैसे कर सके? क्वेश्चन अप्रोच जैसे कि केमिस्ट्री में तो ज़्यादा घुमाते नहीं है वो, फिर भी केमिस्ट्री भी अच्छी आती है बट वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से चलिए। और किसी क्वेश्चन पूछना है? अगर हमको आईआईटी क्रैक करनी है तो क्या कोचिंग मैटर करती है? जैसे एलन है, बहुत सारी है, पीडब्ल्यू है, अर्न अकेडमी है। कोचिंग से ज़्यादा खुद पे मतलब कि डिपेंड करता है कि तुम खुद कितना पढ़ते हो। जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कोटा में, उसमें टीचर्स तो सेम ही है लगभग। इसके टीचर्स इसने खरीदे हुए हैं, इसके टीचर्स इसने खरीदे हुए हैं, तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर खुद की मेहनत को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है। और तुमको जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो ऑब्वियसली। और किसी को पूछना है? एनीवन? एंजाइटी मतलब कि एंजाइटी रखोगे यही रह जाओ। आपने फिजिक्स का तो आपने बता दिया, और मतलब ऐसे केमिस्ट्री मतलब किस तरह से आप पढ़ते थे? मतलब केमिस्ट्री जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ना है, कोई मतलब खुद अपनी ओर से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वगैरह। अच्छा, ओके। क्या होता है कि जो सिलेबस होता है वो उसके हिसाब से होता है, तो ये लोग क्या होते हैं रिवीजन नहीं कर पाते। अच्छा, जेई का सिलेबस है आपके पास? जेई का सिलेबस एक तो डाउनलोड कर दो गूगल। अच्छा, बायोलॉजी हाँ, तो नीट का सिलेबस डाउनलोड कर लो और उसके हिसाब से या तो पढ़ना शुरू कर दो। और नीट के लिए तो पीडब्ल्यू वाले हैं ही, शायद ऑनलाइन दे ही रहे हैं, और सर भी हैं। पर ऐसे केमिस्ट्री मतलब ऐसे पर्सनल लेवल पे आप कैसे करते थे यूँ? पर्सनल जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही होता है, उससे आगे आता नहीं है, जेई है। सवाल अपनी तरफ से क्या प्रैक्टिस करते थे वगैरह? सवाल तो इंस्टीट्यूट जो शीट देता था भाई, जो वो शीट दिया उसको अपने में सॉल्व ज्यादा से ज्यादा करना। एनी अदर? चलिए। मेरा ना ये क्वेश्चन है कि कभी किसी क्वेश्चन को देख के ऐसी फीलिंग नहीं आती कि इसमें 3 से 4 फॉर्मूले लग रहे हैं, तो चारों से आंसर आ रहे होते हैं, तब डाउट होता है कि आंसर सही कौन सा है? चारों सही होंगे अगर वो चारों फॉर्मूले सही होंगे। हाँ, बट फिर भी यूँ होता है ना कि टीचर को आंसर पूछ रहे होते हैं और अपने दिमाग में 4 आंसर चल रहे हो, तो कौन सा आंसर देना चाहिए? मतलब अगर वो चारों फॉर्मूले सही होंगे और चारों तरीके सही होंगे तो आंसर तो चारों ही सही होंगे, पर अप्रोच वही करना है जो जिससे जल्दी आंसर आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम बचा, ओके। जैसे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और अपन से होते नहीं है, तो एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि मुझसे नहीं होगा और इतना सारा सिलेबस भी है, तो फिर उस डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करें? मेरे भी ऐसे होते थे फिजिक्स में, जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते थे। मेरा अगर ऐसा होता है तो मैं छोड़ देता हूँ उस टाइम पे सब्जेक्ट, कुछ टाइम बाद फिर से उसको कवर करता हूँ। जैसे कि फिजिक्स में मेरे काफ़ी बार ऐसा होता था कि सवाल कर रहा हूँ, सवाल हो ही नहीं रहे, तो मैं उस टाइम पे बुक साइड करके या तो कुछ दूसरी सब्जेक्ट उठा लेता था या फिर पढ़ता ही नहीं था, और मतलब लगभग 15-20 मिनट बाद फिर से वो सवाल करने की कोशिश करता था। अगर नहीं हुआ तो फिर कंप्लीटली ही छोड़ दो, सर टीचर से पूछ लो। पूछना है? Give a big hand for Janit for this ambitious achievement। और मैं यही कहूंगा कि ऐसे अचीवमेंट आप में भी हो सकते हैं, और आने वाले टाइम के लिए प्लीज जितना हो सके आप प्रिपेयर करें। अच्छा, बेसिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेसिक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल बच्चों को ये समझ में नहीं आता। जैसे किसी भी टीचर ने कहा, जैसे मैं आ गया, कोई भी टीचर आया बोलता है कि बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। अब बेसिक्स क्या है वही समझ में नहीं आता कि क्या है बेस इनके लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th और 12th में अपने 6 से लगाकर 10th तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो कुछ भी पढ़ाया है वो काफ़ी काम की चीज़ है। बेसिक्स के बिना अपन कुछ नहीं कर पाएंगे अगर 11th 12th में अपने बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। बेसिक्स के लिए मैं कहूँगा कि सर ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी कोविड के टाइम पे। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कोविड के टाइम पे बिल्कुल नहीं पढ़े थे, और उस टाइम पे घर वालों ने सर को बुलाया था पढ़ाने के लिए, और काफ़ी बच्चों का वो पूरा टाइम पीरियड ब्लैंक था, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं उस टाइम पे, और हमने पूरा साल सर से पढ़ा था।
उसकी वजह से चीज़ें तो ये हुई कि हम कुछ भूले नहीं जो बाकी बच्चे भूल गए थे। और फिजिक्स सर ने जो फिजिक्स पढ़ाई है मेरे हिसाब से मेरी फिजिक्स इसलिए अच्छी है क्योंकि सर ने मेरे को पढ़ाई है, और इंटरेस्ट भी मुझे फिजिक्स में इसलिए है क्योंकि सर ने मेरे को पढ़ाया था। थैंक यू, थैंक के यू। बिना तो 11th और 12th में फिर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और स्पेशली जेई में तो बिल्कुल नहीं। सो अगेन गिव अ बिग हैंड्स फॉर जैनित। और मैं यूं कह सकता हूं कि मैंने हमेशा जैनित का एक नाम रखा था, साइंटिस्ट। मैंने हमेशा ये पढ़ रहे थे पास में तो भाई की प्रफुल्लता ये साइंटिस्ट है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि इंडिया के लिए कुछ ऐसा करो कि कुछ नया चीज डिस्कवर करो, कि बहुत सारे इंजीनियर निकलते हैं लेकिन नया चीज डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसा काम करो जिससे कि पूरा वागड़ का नाम रोशन हो जाए। सो थैंक यू सो मच जैनित फॉर कमिंग इन जीवी फाउंडेशन। गिव अ बिग हैंड फॉर जैनित। अब मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं नाउ, जैनित के ही ब्रदर हैं और विरल, और आपको पता नहीं हो तो मैं एक बात बता दूं कि विरल खुद अभी आईआईटी में हैं। तो ये हैं नाउ आईआईटी में जाने वाले, और ये आईआईटी का एक्सपीरियंस बताएंगे, आईआईटी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। सो गिव अ बिग हैंड्स फॉर विरल पाटीदार। दोनों जैम है, जैम मैं कह सकता हूं, ये बहुत बड़े दोनों की दोनों जैम है, और वागड़ का एक तरीके से आने वाला फ्यूचर दोनों के दोनों भरतलाल जी के बिल्कुल लाल हैं ये, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो नाउ इट्स योर ऑल कि बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा, पूरा बताना कहां से क्या जर्नी आपकी शुरू हुई। यस। तो सबसे पहली चीज़ जो सर ने बोली थी कि बेसिक्स ये हैं कि जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं वो कितना फास्ट कर पा रहे हैं। जैसे ये सबसे सिंपल सी चीज़ है, हर सब्जेक्ट में ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है, और इसको जितना एफिशिएंटली, जितना जो दिमाग में बैठना, जैसे सर बोल रहे हैं कि फोर्स, मोमेंटम, ये सब सारी चीज़ें वो सब फील होना, ये सब होता है बेसिक्स। और जितना बेसिक्स क्लियर है, जितना ये सब फील हो रही है चीज़ें, उतना अच्छा है। दूसरी चीज़, जैसे 11th और 12th की मेरी जर्नी, 11th में मैं कोविड घर पे ही था, तो मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी, सर ये तो ट्यूशन ले रहे थे, मैं मस्ती में था, तो मेरी पूरी 11th मतलब पढ़ी ही नहीं थी, कुछ नहीं छुआ था। फिर 12th में कोटा गए थे, 12th में भी 6 महीने मैंने नहीं पढ़ा था। उसके बाद किसी ने अकल दी और किसी ने बोला कि अब पढ़ना चालू करना चाहिए, तो मैंने पढ़ना चालू करा था। तो जैसे मेरे पास टाइम कम था, तो मेरी पढ़ाई जो थी वो मार्क्स ओरिएंटेड थी, ना कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना था। आप जैसे अगर कट ऑफ देखेंगे कि जेई की कितनी कट ऑफ होती है, 40% मार्क्स पे 5000 रैंक आती है, 30% मार्क्स पे 10,000 रैंक आती है, जो भी आती है। तो मेरा जो टारगेट था, मुझे एक ब्रांच लेनी थी आर्किटेक्चर, जो कि 15,000 पे आती है, तो मुझे मार्क्स आने थे 30 से 40%। तो मेरी पढ़ाई उस हिसाब से थी, मैंने 50% सिलेबस ही पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे मार्क्स नहीं लाने थे पूरे। और उस हिसाब से उतने ही चैप्टर की मैंने प्रैक्टिस करी थी, 4 से 5 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। और मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लाइक ये है, ये 12, 13, 14 घंटे पढ़ता है, इसकी ये आदत है, पढ़ते ही रहता है, ये मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैंने उस तरीके से कि हाँ इतना ही पढ़ना है, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे पता था। तो मैं दिन के 8 घंटे, सुबह 8 से 12 और शाम को 3 से 7, उसके बाद रात को मूवीज सब देखता था मैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पढ़ाई से वो था, पर था ये कि जितना पढ़ना है, मतलब लाइक मैंने जैसे रे ऑप्टिक्स चैप्टर है 12th का, इलेक्ट्रोस्टेट्स है, ये सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई थी जिनका वेटेज ज्यादा है। जैसे ऑप्टिक्स से 5 सवाल आते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट से 5 सवाल, तो ये पूरा डेटा निकाला और फिर मैंने डिसाइड करा कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। क्योंकि मैं जितनी मेहनत एक सवाल में करूंगा, उससे अच्छा कि वो जिसमें ज्यादा वेटेज आ रहा है वो पढ़ लूँ, तो वो आसान होगा मेरे लिए। तो इस तरीके से मैंने वो जो 4-5 महीने थे वो ऐसे पढ़ाई करी थी। और लास्ट का 1 मंथ मैंने सिर्फ पेपर दिए थे, लाइक दिन के 2 पेपर देता था, और उसके बाद एनालिसिस करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा पेपर, 1 घंटा एनालिसिस, ऐसे में 2 पेपर दिन में देता था। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता था, थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह। तो मेरा ये था, इसका पूरा अलग होगा, सबका अलग अलग होता है अपने हिसाब से। कोई एक परफेक्ट जो कंफर्टेबल जो भी टाइम टेबल या जिस हिसाब से पढ़ना, जैसे ये है, ये 12-13 घंटे पढ़ता है जो भी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो मेरा ही मतलब जस्ट भाई है, वो 8 घंटे ही पढ़ता है सिर्फ, उससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं पढ़ता। लेकिन वो अभी एलन में है जहाँ पे, तो वो स्टार बैच के भी टॉप में ऐसी रैंक आती है उसकी। वो सबका अलग अलग होता है। तो आपके हिसाब से आपको कितना पढ़ना है, वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से ढूंढना है।
इसको लानी थी अंडर 1000, तो इसको इसके लिए इसका जरूरी था कि 12 घंटे पढ़े। मुझे इतनी नहीं लानी थी तो मेरे लिए जरूरी नहीं था। आपका टारगेट आपके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये था 12 तक का। और उसके बाद मेरा टारगेट जो था वो था जितने मार्क्स का, और उतने में ले आया था। 120 मार्क्स का ही था और मेरे उतने ही आए थे एग्जैक्ट। उसके बाद आता है कॉलेज। तो कॉलेज तो बहुत आसान चीज़ है, वहाँ तो मज़े ही मज़े हैं लाइक। और IIT में जाने के बाद बहुत सब कुछ आसान हो जाता है, जीरो प्रेशर होता है, कोई टेंशन नहीं होती। और फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपकी IIT कौन सी है? IIT धनबाद। धनपाल। तो IIT धनपाल का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे मेरी ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग थी, तो जो टॉप की CSE के जस्ट बात की आती है, तो वहां जाके ऐसा फील होता है कि मैं IIT में हूँ। यहाँ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही IITian हूँ और बाकी सब। फिर धीरे धीरे पता पड़ता है कि सब IITian है, तो फिर औकात वहां जाके पता पड़ती है। क्या बात है, समझ गए ना? अब मतलब मुझे देखो, अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक ब्रांच भी है, बराबर। यहाँ के लोगों को एक ही होता है CS, EC, इसके अलावा सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यहाँ तक ही जाते हैं, ठीक है, या सिविल तक जरा, या आर्किटेक्चर लास्ट। तो इनको ये कैसे आइडिया लगे कि भाई अलग अलग जो ब्रांचेज आ रही है उसके लिए भी अपडेट रहें ये लोग? उसके लिए तो लाइक वो तो पहले तो सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो सब पता। अब रेगुलर रहना तो वो किसी ऐसे से कांटेक्ट में रहने से ही आएगा। बाकी ऐसे तो बहुत मतलब हमें भी नहीं पता था MNC कैसी ब्रांच है। लाइक यहाँ पर जो कार्तिकेय सर है, जो हमारे सीनियर, तो उन्होंने बताया था कि ये ब्रांच जो है वो ऐसा है, इसमें ऐसा है, AI से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स पूरी हुई मतलब भरी हुई है, ये है, अच्छी ब्रांच है। तो फिर ऐसे पता पड़ा था और फिर वो लिया था। तो ये नॉलेज भी होना चाहिए अपने को। और वागड़ का एरिया पीछे क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नॉलेज में नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जो चीजें कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को कांटेक्ट बनाओ जो लोग ऑलरेडी उस स्टेज पे हैं। जैसे आप आज विरल से मिले, आज जैनित से मिले, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि ऐसे जो स्टूडेंट है जो आगे जाके अपना नाम कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में हो, ठीक है। आपको आइडिया लगी, बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे दोनों को वापस, तो कहीं ना कहीं ये लोग फील करें। लाइक उन्होंने सारी रिसर्च कर रखी है, खुद को मेहनत नहीं करनी है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनसे डायरेक्टली पूछ लो, वो बता देंगे। मतलब जो आपके टीचर्स कह रहे हैं यू मस्ट बी ओबेट, अगर आप उसको ओबे कर रहे हो अच्छे से तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ओबे नहीं करोगे, सर को पता है किसमें कौन से सवाल आएंगे, किसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना आएंगे। अपन को दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे कौन सा कितना पढ़ना है। डायरेक्ट सर से पूछ लो, वो बता देंगे, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है। सर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। लाइक मेरे भैया जो 5 साल मुझसे बड़े हैं उनको भी पढ़ा है, तो उनको बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। तो ये है। और जैसे अपन IIT में जाते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे एग्जाम ओरिएंटेड कोई प्रेशर वगैरह वहां पे कॉलेज में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो 2 दिन पढ़ के पूरा हो जाता है। 2 दिन पढ़ के पूरा हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ, IIT से पहले बहुत ज्यादा होता है। IIT से पहले बहुत ज्यादा होता है। वहां पर जाके जैसे 5 सब्जेक्ट होती है पर सेमेस्टर, तो 2 दिन पहले पढ़ते हैं और पूरी सब्जेक्ट हो जाती है, ऑल नाइटर मार के। लाइक मतलब वहां सब वन नाइट किंग मामला है, लेकिन उससे पहले आपको अपना अचीवमेंट लेना ही लेना है किसी भी हालत में, ठीक है। और ये भी पूछना था मुझे कि जैसे कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, बच्चा सोच तो रहा है IIT के लिए, तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या सोचना चाहिए अगर वो 9th में है या 10th में है? मतलब किस सेंस में? किस मतलब पढ़ाई के लिए, जैसे IIT उसको करना है, उसको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए अगर वो 9th में, वो बच्चा 10th में है? तो पढ़ाई पे ही करना चाहिए। पढ़ाई मतलब पढ़ाई पे इन द सेंस व्हाट? कौन सी सब्जेक्ट ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसपे उसका फोकस ज्यादा होना चाहिए? वेटेज इक्वली है तो सब पे इक्वली फोकस होना चाहिए, मतलब हाँ। अब जैसे इनका क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट पैरेलल नहीं चल पाती है इनकी पर डे, तो जैसे मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, तो मैंने जैसे आपको बताया मेरा मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी था, तो मुझे पता था कि मेरी केमिस्ट्री में कितना भी पढ़ लूँ मुझसे याद नहीं होगी, तो मैंने उसको कम टाइम दिया था। मुझे पता था कि मैं फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं स्कोर कर पाऊंगा, उसको ज़्यादा टाइम दिया था। तो सबका ऐसा एक कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट सब्जेक्ट होती है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और इतना भी नहीं कि बाकी नीचे गिर जाए। तो किसी की जैसे मैथ्स अगर स्ट्रांग है, थोड़ी अच्छी है, उसको लग रहा है कि उसमें थोड़ा पढ़ के वो स्कोर कर सकता है, तो उसको वो थोड़ी ज़्यादा पढ़नी चाहिए। और ये JEE जो मेंस और एडवांस है, चले जाना पहन लो, वीडियो रिकॉर्डिंग फिर उल्टा चला जाएगा। यहां पे मैं दोनों से पूछना चाहूंगा कि जैसे मेंस और एडवांस दोनों में काफी डिफरेंस है। एडवांस के क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट आते हैं एज कंपेयर टू मेंस, तो एडवांस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखे स्टूडेंट?
जैसे कि अभी सर ने कुछ टाइम पहले बोला था कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो मेंस जो होता है उसमें बेसिक्स अच्छे नहीं हो चल जाएगा, एडवांस में बिना बेसिक्स के कुछ नहीं होने वाला। एडवांस जो है वो फॉर्मूला बेस्ड कभी पूछता ही नहीं है, उसके जितने भी सवाल है वो हर साल अलग पैटर्न पे होते हैं, हर साल उसका जो पैटर्न होता है जैसे सवाल पूछने का, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कुछ इंटीजर टाइप होता है, वो हर साल बदलते रहते हैं। एडवांस को अपन प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, पर एडवांस अगर क्रैक करना है तो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। एडवांस जो भी सवाल पूछता है वो बेसिक्स से पूछता है और काफी लास्ट तक जाता है। एडवांस में अपनी कैलकुलेशंस भी अच्छी होनी चाहिए, अपनी थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए और जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी याद होने चाहिए। बट मेंस में ऐसा होता है कि मेंस में अगर अपन ने सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिए तो वहां पर काम बन जाएगा, वहां पर बेसिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती। एडवांस में जैसे मेंस है वो बहुत उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं, इतने खास नहीं होते हैं कि इतने लेवल के नहीं होते हैं, पर मेंस में इसलिए स्कोर ज़्यादा जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का वो होता है। और एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो लाइक 0 से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाते हैं, इतना टफ होता है, अगर इसमें से एक भी लेवल आपको नहीं आता है तो वो नहीं होगा। तो एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो कोचिंग्स की शीट्स होती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो उनका पैटर्न होता है, क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा कर सके उतना करना चाहिए, जिससे दिमाग में बैठ जाए कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। लाइक जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए उतनी करनी चाहिए एडवांस लेवल क्वेश्चन की। जैसे आपने बताया कि आपने 10th और 11th में बहुत टाइम वेस्ट करा, तो आपने 12th में कवर कैसे करा वो सिलेबस आपका बेसिक? बेसिकली जब 12th का हमको सिलेबस पढ़ा दिया गया था, उसके बाद एक टाइम गैप मिलता है अपन को वो सिलेबस कवर करने का, तो मैंने मेनली तो उसमें कवर किया था। और जब 12th चल रही थी तब भी मैंने 11th के कुछ चैप्टर्स जो 12th में काम आते हैं, 11th में ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो 12th में काम आएंगे, तो उनको करना तो ज़रूरी है ही, पर 11th के वो चैप्टर्स जो 12th में काम नहीं आते वो मैंने 12th का सिलेबस जब ख़त्म हो गया था उसके बाद उनको शुरू किया और फिर उनको ख़त्म किया। और 12th का लोड भी ज़्यादा नहीं होता, अगर जेई एडवांस का देखें, मतलब सॉरी 11th का लोड ज़्यादा नहीं होता, जेई एडवांस और जेई मेंस में 12th के सवाल ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू 11th, तो एक वो मुझे फ़ायदा मिला। अगर नीट या आईआईटी जैसे एग्जाम क्रैक करने तो उसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी जो है वो नीट के लिए और जेई मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए तो ज़्यादा ही है। अगर एनसीईआरटी जेई में देखें तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की ही पढ़ने की ज़रूरत है, मैथ्स की पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और जेई एडवांस में एनसीईआरटी का इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, उसमें नीट में बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसमें तीनों सब्जेक्ट्स में जो होता है वो एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नीट क्रैक हो सकती है, पर उसमें सवालों की इस साल जो नीट आया वो एक्सेप्शनल है, इस साल नीट काफ़ी ज़्यादा हट के आया है, तो इस साल तो कुछ अलग ही हो गया। बट प्रीवियस ईयर बाकी जो थे उसमें एनसीईआरटी पढ़ के आराम से कवर अप हो जाता, और उसमें सवालों की प्रैक्टिस ऐसी करनी होती है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं। इस साल यही हुआ कि काफ़ी बड़े सवाल आए और काफ़ी टफ सवाल आए, तो बच्चों के सवाल छूट गए। तो नीट के जितने भी हैं और जेई मेंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कम टाइम में ज़्यादा सवाल करना है। आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा फिजिक्स की, वो अटेंड कर पाता उस क्वेश्चन को? हाँ, आईआईटी वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री तो काफ़ी इजीली कर लेते हैं, एक्सपीरियंस लो जितना हो सके, उसमें बस बायो की दिक्कत आती है। अभी क्या कैटेगराइजेशन कर दिया है कि नीट वालों को बहुत इजी कराओ फिजिक्स में और उनको थोड़ा सा टफ कराओ। अगर अभी से प्रिपरेशन अच्छी करवाएं, क्योंकि इनकी ये मैथ्स वीक होती है, छूट जाती है मैथ्स 11-12 से, फिर अचानक ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको अटेंड करना बहुत भारी होता है, क्योंकि यहाँ ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को तवज्जो नहीं देते, जबकि हर डेरिवेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता ही है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के वो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना ना नीट में कुछ होगा ना जेई, मतलब फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और मेरे हिसाब से जैसा ये पूछ रहे हैं इस साल, जैसा कि पूछा नीट को, तो ये अब लेवल अप करते रहेंगे नीट को भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेवल गिरा दिया था कुछ पिछले 2024-2023 में। तो 720 में 720 हर कोई लाएगा, फिर वैल्यू क्या रहेगा उसका, जबकि आईआईटी में आज तक फुल आउट ऑफ फुल किसका नहीं है, जहाँ तक मैं गलत नहीं होती है ना। सो दैट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट बॉस। सो अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बोथ ब्रदर, और बहुत अच्छा लगा दोनों आए, एंड थैंक यू सो मच। आइए हमारे साथ ऑफिस में बैठते हैं, जोरदार तालियां।